हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच पुनः डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो बताने जा रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एकलव्य मॉडल स्कूल वाला, उसके लिए ये लाभदायक है। और दूसरी चीज़ ये कि समीक्षा अधिकारी अभी हाल में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी, और अन्य जितने भी वनडे एग्ज़ाम है वहाँ सभी में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने सोचा आपको आज थोड़ा इकोनॉमिक्स वाला भी पोर्शन बता दिया जाए। दूसरी चीज़, आप लोगों को नियमित क्लासें मिलेंगी और बहुत अच्छी अच्छी क्लासें इस समय होंगी, और मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए भाई, आपको आज महत्वपूर्ण चीज़ देने जा रहे हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पर ये पोर्शन में देखिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैंने सोचा आप लोगों को। इसके बाद मेरी क्लास, जो अगली क्लास होगी वो इतिहास की होगी, ठीक है। इसके बाद मेरी इतिहास की क्लास होगी। तो पहले हम लोग इसके विषय में, इकोनॉमिक्स के विषय में चर्चा कर लें। जैसे दिया है कि यहाँ पर एक चीज़ अक्सर देखना कि गरीबी अनुमान संबंधित कुछ समितियाँ बनाई गई, जो समितियाँ बनाई गई हैं उनके विषय में हम जानकारी देने जा रहे हैं कि वास्तव में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनसे संबंधित कितनी समितियाँ बनी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी सिंगल पूछा जाता है, कभी मैच में पूछा जाता है, कभी कभी का 3-3 मैच करवा दें। तो ये क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है ये चीज़ देखिए। जैसे यहाँ दिया है कि आयोग है ना, योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962, ठीक है। ये एक समिति बनी थी पहली, यानी कि क्या, किस लिए कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक गरीबी से संबंधित 6 समितियां बनी थी। आधिकारिक रूप से समिति का गठन किया जा चुका है। और ये जो योजना आयोग के कार्य समूह की सबसे पहले जो समिति बनी तो 1962 में बनी थी। और दूसरी समिति हमारी कब बनी है, V.M. दांडेकर और N. रथ समिति 1971 में, यानी कि ये एक समिति बनी तो 1971, कि यहाँ पर कई बार पूछा भी गया 1971 वाली। फिर इसके बाद जो तीसरी समिति पूछी गई है, ये समीक्षा अधिकारी में आ चुका प्रश्न है, अलग समिति वर्ष 1979 में ये समिति बनी थी, ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया। और ये पीसेस में क्वेश्चन आया था कि लकड़ा वाला समिति जो है वर्ष 1993 में बनी थी। और इसी जगह देखा जाए 1993 में 11वीं 12वीं अनुसूची जो है ये तैयार हुई थी यहाँ पर, तो ये भी याद रखना, अनुसूचियाँ थी। तो ये लकड़ वाला जो समिति बनी थी, ये गरीबी का मापक इन्होंने भी निकाला था कि कितने। इसके बाद तेंदुलकर जो समिति बनी है ये 2009 में बनी है। और इसके बाद जो हाल में भी एक, यानी कि सबसे लास्ट जो बनी है रंगराजन समिति, ये वर्ष 2014 में बनी है। तो ये चीज़ याद रखना, ये 6 समितियां आपकी बनी हैं। और ये 6 समितियां क्या से गरीबी रेखा का मापन, यानी कि इनने अंकन किया है कि गरीबी रेखा का क्या मापदंड है, ठीक है। तो ये गरीबी रेखा से संबंधित समितियां हैं। इसके बाद देखिए अगला कि यहाँ से पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ भारत में स्थापित बैंक, तो बैंकों का जो इतिहास रहा है कि 19, देखो ध्यान देना, 1969 और 1980, यानी कि यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और यहाँ पर 6 बैंकों का, कितने बैंकों का? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पूछा जाता कि पंजाब नेशनल बैंक, ये पूछा गया है कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1894 में हुआ था। 1894 में यानी कि पंजाब नेशनल बैंक बनी, जो भारत की यानी कि बहुत पॉपुलर बैंक थी। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, देखो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देखो बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ?
1906 में हुआ था। अब 1906 में यानी कि इसी समय कलकत्ता अधिवेशन भी हुआ था कहा जाए उस समय, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन समय दादा भाई नौरोजी उन्होंने भी ये कहा था कि बैंक ऑफ इंडिया जो भारत के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। फिर इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी जो बैंक है ये भी काफ़ी पॉपुलर बैंक है, 1908 में इसका गठन हुआ था। फिर इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूछा जाता तो 1911 में बनी थी और इसी समय दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुई थी। यानी कि दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कहाँ से? बंगाल से। यानी कि कलकत्ता से राजधानी कहाँ से आई? तो दिल्ली राजधानी कब ट्रांसफ़र हुई? 1911 में, और 1912 विधिवत बन गई थी। ठीक, तो यह भी क्वेश्चन याद रखना। देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाए, तो क्वेश्चन को मिला के पढ़िए आप। ठीक, जैसे 1911 में घटना भाई तुरंत जोड़ दो, 1911 में राजधानी भी ट्रांसफ़र हुई थी और इसी समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, तो ये चीज़ याद रखना। फिर भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि कहा जाए कि इस समय बैंकों में नंबर 1 पर कौन बैंक है? तो एसबीआई है। भारत की सबसे यानी कि अधिक बिजनेस देने वाली बैंक कौन है? तो एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई। फिर इसके बाद आईडी और बीआई जो बैंक है इसका गठन 1964 में हुआ था। फिर आईसीआईसीआई बैंक, ये लिमिटेड बैंक हो गई, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक तो ये प्राइवेट बैंक है, इसका 94 में हुआ था गठन। फिर एचडीएफसी, अगर आज देखा जाए कि प्राइवेट सेक्टर में पहले स्थान पर कौन बैंक है? तो एचडीएफसी हो गई, यानी कि आईसीआईसीआई को पीछे कर दिया। एचडीएफसी है ये पहले स्थान पर आ गई बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद बैंकों से संबंधित कुछ समितियां भी हैं, इनके विषय में भी जान लीजिए। जैसे कि ये समिति बहुत पूछी जाती हैं कि ये समिति हो गई, ये विषय वस्तु हो गई। जैसे पूछा जाएगा कि एडी गोरेवाला समिति किससे संबंधित है? एडी गोरेवाला 1952 में, यानी कि ये एसबीआई की स्थापना से संबंधित बैंक के लिए है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा है कि गोईपोरिया समिति किससे है? तो ग्राहक सेवा सुधार, यानी ग्राहकों के लिए कितनी और अच्छी व्यवस्थाएं की जाएं, जो बैंकों में कमियां हैं उनको दूर करके ग्राहकों के लाभ के लिए ऐसा कुछ सुधार किया जाए। तो ये चीज़ किस समिति ने कही? तो गोईपोरिया समिति ने कही। ग्राहक जब सुविधा अगर अच्छी होगी तो निश्चित है कि ग्राहक बैंक की तरफ और आएंगे। ठीक है, उनको यानी कि टाइमली सब समझाना चाहिए, कैसे बैंक खाता खोला जाता है, कैसे ऋण लिया जाता है, कैसे बैंक में लाभ मिलते हैं। तो ये सारी समितियां यानी कि इनका कार्य है कि ग्राहक को सुविधाएं दी जाए, ग्राहक को बताया जाए। इसके बाद एक घोष समिति, ये क्या है कि बैंकों में जो धोखाधड़ी कर रहे थे लोग उसके लिए ये एक समिति का गठन, चूँकि बैंकों के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होने लगा तो एक घोष समिति ने इसका गठन किया कि बैंकों को धोखाधड़ी से बचाया जाए। दूसरी चीज़ तारापोर समिति, ये पूंजी खाता जो परिवर्तन करते थे उसके विषय में ये जानकारी है। पूंजी खाता परिवर्तन किया जाए, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र होते थे। फिर आईवी रेड्डी समिति, बहुत अच्छी समिति, मतलब कहा जाए कि इसने ये जानकारी दे दी थी कि छोटी बचत से जुड़ी व्यवस्था में सुधार, कि छोटी जो बचत है उससे हम लोग कैसे और सुधार कर सकते हैं, तो ये उन्होंने सुझाव दिया था। फिर इसके पीआर नायक समिति, इसने क्या किया कि लघु और माध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि अगर हम वास्तव में लघु और माध्यम उद्योगों को ऋण देंगे तो उद्योग का जैसे विकास होगा तो ऑटोमेटिक बैंक का भी विकास होगा। क्योंकि जब बैंक उद्योग बढ़ेंगे तो लोन और लेंगे, फिर और लेंगे, इस तरीके से अपने यानी कि क्या करेंगे, यानी कि ऋण भी देंगे। अगर जब वो लोन लेंगे उसका ऋण देंगे और जब ये प्रॉफिट में जाएंगे तो निश्चित है बैंक का भी लाभ होगा। तो ये समिति ने ऐसा कहा। फिर इसके बाद एक आर्थिक
गुप्ता समिति जो थी, इसने बात उठाया क्या कि कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार, यानी कहा जाए कि कृषि क्षेत्र के ऋण में सुधार भी किया जाए। भाई किसानों को साहूकार जो ऋण दे रहा था वो तो मनमानी ब्याज ले रहा था, जो बैंक देगी एक निश्चित राशि लेगी। इसी वजह से किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में बन गए। यानी कि कहा जाए कि किसानों को जो ऋण दिया जा रहा था बैंक के द्वारा, तो इसके बाद उसका जो ब्याज दर थी वो 7% थी, लेकिन उसमें एक सुविधा दी गई कि कोई भी किसान टाइमली अगर ऋण जमा करता है, बैंक से जो उधार ऋण लिया जाता है टाइमली जमा करेगा, तो उसको फिर कि 3% की छूट मिलेगी और मात्र 4% ही यानी कि सालाना जमा करना पड़ेगा। अब 4% की ब्याज दर बहुत कम है, और जो साहूकार होते थे वो तो 20%, 10%, 15% इस तरीके से ले रहे थे, और वो मंथली चार्ज हो रहे थे। यहाँ अर्ली चार्ज हो रहा था, यानी कि साल में चार्ज हो रहा था। तो किसानों के लिए वास्तव में जो बैंक सुविधाएं ऋण दे रही हैं ये बहुत लाभदायक है, और जो किसान बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि कुछ किसान अभी भी अशिक्षित हैं, जिससे जानकारी नहीं है, वो टाइमली नहीं जमा कर पाते हैं, तो वो 7% हो जाता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते 10% तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से किसानों को शिक्षा यानी कि देने की ज़रूरत है कि उन्हें जागरूक करें। ये बैंक के कर्मचारियों का एक उद्देश्य भी होना चाहिए, और बैंकों को चाहिए कि समय समय पर ऐसे अपने 2 कार्यकर्ता वहाँ बैठा देना चाहिए जो वास्तव में किसान अभी भी अशिक्षित हैं, उनको इस विषय की जानकारी दें कि कैसे ऋण का लाभ लिया जाए। तो ये चीज़ें अभी सुधार होने की ज़रूरत है। आगे देखिए, अब ये देखो ध्यान देना, यहाँ पर खन्ना समिति बनी थी। जो खन्ना समिति थी, जैसे कोई बैंक में एनपीए की रूपरेखा में परिवर्तन से संबंधित, जब कोई टाइमली अगर पैसा नहीं जमा करता था बैंक में और इसके बाद एनपीए हो जाता था, अब एनपीए होने के बाद में फिर इसके बाद उसको ऋण नहीं मिलता था, उसकी क्रेडिट वैल्यू जो है बैंक में खराब हो जाती है। एनपीए इसी वजह से लोग कहते हैं कि बैंक में गुडविल अच्छी अगर होगी तो बैंक आपको ऋण देगी, अगर आपका एनपीए हो जाएगा, गुडविल खराब हो जाएगी, एनपीए हो जाएगा, फिर आपको ऋण भी नहीं मिलेगा, और इसका बाद में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज फिर बढ़ता जाता है। इस वजह से एनपीए से बचिए। तो ऐसी चीज़ें, अब जो ग्रामीण कल्चर, चूँकि आज भी मेरे गांव के जो कल्चर है, तो आज भी कह 68% गांव की ग्रामीण जनता है, उसमें भी अभी भी ऐसे लोग हैं कि 20-25% लोग जिनको भी इन सुविधाओं का कोई यानी कि सही से नियम बताने वाला या उन्हें समझाने वाला या उन्हें जानकारी ना होना, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो वास्तव में वो बैंक के ब्याज के डर से वो बैंक तक नहीं पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि बैंक तो बहुत ऋण लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला चाहिए। तो इस वजह से बैंकों में ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि 2 ऐसे अपने कर्मचारियों को बैंक में नियुक्त करना चाहिए जो किसानों को इसकी जानकारी देना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा हो जाए कि गांव में जाकर अगर ये सुविधाएं किसानों को दी जाएं, तो वास्तव में बैंक का जो है किसान ज़्यादा हमारे समझ में ऋण भी लेगा, और इसका बैंक का भी फायदा होगा और किसान का भी फायदा होगा। किसान जो है साहूकार से बच जाएगा, क्योंकि आज वास्तव में गांव में की स्थितियां बहुत खराब हैं। साहूकार आज भी किसानों को जो ऋण देता है वो मनमानी अपना पैसा वसूल करता है, जो उसे साल में देना चाहिए वो 1 महीना में वो लोग ले रहे हैं। इससे जो किसान है दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, यानी कि उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। ऐसी चीज़ें सुधार होने की अभी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, प्रथम जो ध्यान देना कि प्रथम नरसिम्हन कमेटी एक बनी 1991 में। इसने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी कि बैंकों में जो कमियां हैं उनको भी सुधार करना चाहिए। फिर देखो दूसरी ने एक समिति फिर बना दी थी, नरसिम्हन जो समिति 1998 पुनः इन्होंने एक समिति बनाई। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित यह भी समिति थी कि अभी बैंकों में बहुत कमियां हैं
उनको सुधारा जाए। फिर सशक्त कमेटी यानी कि सुनील मेहता ने एक समिति गठन किया और कहा ये जो है एनपीए से संबंधित थे कि एनपीए से बचने के लिए क्या क्या सुझाव दिए थे कि जिनका एनपीए हो जाता है उसके लिए क्या सुझाव दिए, ऐसा इन्होंने गठन किया और बताया। अभी और देखिए जरा, अब जैसे कुछ योजनाओं से है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। दिया है कि राष्ट्रीय मुख्य संगठन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर योजना दी है, इसका प्रारंभ दिया है, इसके उद्देश्य और प्रावधान दिए, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। जिससे पूछा जाता कि मेक इन इंडिया यानी कि 25/9/2014 को मेक इन इंडिया बनी थी। तो इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना, यानी कि विनिर्माण यानी कि भारत में मेक इन इंडिया जो बना, तो वास्तव में विनिर्माण आज हमारे यहाँ जो हो रहा है यानी कि क्षेत्रों में निर्माण कार्य जो चल रहा है, तो वास्तव में इंडिया का आज प्रमुख यानी कि भूमिका रही है। और कहा जाए मेक इन इंडिया ने बढ़ चढ़कर यानी कि इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुख योगदान भी दिया है। तो वास्तव में आज हमारा जो देखा जाए, चाहे वो सड़कें हों चाहे वो अन्य निर्माण हो, आज वास्तव में देखा जाए पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। और भारत भी अब कहा जाए सड़कों का देश हो गया। पहले मेरे यहाँ कच्ची सड़कें होती थी, आज लगभग 99% पक्की सड़कें हो चुकी हैं। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, सबसे पहले डेट पूछी जाएगी कि कब, तो 28/8/2014। तो आप ये डेट याद रखना कि सन पूछा जाता है, डेट कम पूछी जाती है। तो ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब चालू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर होगा 2012 होगा, 2013 होगा, 2014 होगा, 2015 होगा। ये पूछा जाता है वर्ष, ना कि ये डेट नहीं पूछी जाएगी। आपको लगाना 2014 में चालू हुई। इसी तरीके से यहाँ पर भी यानी कि ईयर पूछा जाता है, डेट नहीं पूछी जाती। बहुत लोग क्या करते हैं, आज भी बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटर हैं, स्टूडेंट्स हैं जो क्या है वो 25/9/2014, 28/8/2014, ये फालतू समय बर्बाद मत करिए। आप सन रट के जाइए, क्वेश्चन 100% फंस जाएगा, ठीक है। तो ये चीज। और दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री जन धन योजना बनी है, किस लिए बनी है, तो सभी परिवारों तक वित्तीय समावेशन की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस वजह से ये बनाई गई है, ठीक है, सभी परिवारों को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अब देखो ध्यान देना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है किससे संबंधित है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 25/9/2014। अब ये सब डेट नहीं पढ़ना मुझे 2014 में किस लिए बनी है। तो देखो ध्यान देना, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, बढ़ाकर निरंतर कम करना, यानी कौशल विकास योजना। वास्तव में सरकार ने जो कौशल विकास योजना चालू की है, तो ऐसे टैक्सियन उपलब्ध करा रहे हैं जिस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा करती है। जैसे आज उन्हें आईटीआई जिसे सब बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो कौशल विकास के तहत कुछ ऐसे कार्य हैं, सिलाई बुनाई कटाई, ये सारी चीज़ें हो गई। अन्य बहुत से ऐसे चीज़ें उपलब्ध कराई कौशल विकास के द्वारा, लोगों को यानी कि जागरूक करके और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। इस वजह से ऐसा ये चालू हुआ है। फिर अंत्योदय अन्न योजना, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाकर निरंतरता को कम करना। आज वास्तव में यही चल रहा है, जो आज गरीबों को येलो कार्ड वगैरह जो दिए जा रहे हैं, या गरीबों को एक गरीबी रेखा का मापदंड रख दिया गया है कि इससे नीचे आते हैं तो उनको राशन कार्ड की व्यवस्था दी गई है। और उस राशन कार्ड से गरीब लोग यानी कि अन्न को उपलब्ध कराते हैं, मतलब सरकार कराती है, वो उनको अब तो सरकार फ्री भी कर रही है। और इसके पहले तो ये था कि गेहूं चावल चीनी, लेकिन अब उसमें चना भी जोड़ दिया गया।
और सरसों तेल भी जोड़ा गया। ऐसी कई चीज़ें, नमक भी जोड़ दिया, कई चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, जिससे मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत का यानी कि भूखे ना मरे। यानी कि इसी वजह सरकार ने इस तरीके की योजना चालू की है कि सभी को जीने का अधिकार है। तो सरकार ने सोचा कि वास्तव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आज उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है, यानी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा बहुत नीचे हैं, खाने को उनके पास अन्न नहीं है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना ये ऐसा किया जाए, और ये सरकार की तरफ से है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो ये व्यवस्था की गई योजना के तहत। फिर इसके बाद कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना। देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना ये बहुत ज़रूरी थी। ग्रामों में आज भी देखा जाए कि वहाँ पर जैसे अभी शौचालय नहीं थे, तो शौचालय के लिए उन्होंने क्या किया सरकार ने कि हर गरीब जो एक यानी कि मापदंड रखा गया है कि येलो कार्ड भी दिया गया है कि जिसके पास संसाधन नहीं है, अगर वो शौचालय नहीं बना पा रहा है, तो सरकार उसके लिए 25 से 30 हज़ार रुपया देती है कि आप लोग शौचालय बनवाइए। लेकिन इसमें कमियां बहुत ज़्यादा हैं। ग्रामीणों में पैसा तो दे दिया जाता है, इसके बाद कोई सर्वे नहीं होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनकी मानसिकता आज भी वैसी बनी हुई है, पैसा लेकर यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं घर में चालू करते हैं। वो खेत वाली पद्धति पुरानी चली आ रही है। तो इसके लिए भी थोड़ा कठोर कानून होना चाहिए, जिससे कि ये सुविधाएं जो दी जा रही हैं इनका सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके लिए भी एक जांच समिति जरूर गठन होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे कि स्वच्छ भारत, आज वास्तव में स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया, तो गांधी जी के यानी कहा जाए कि ये उपलक्ष्य में ऐसा ये रखा भी गया था। 9 तारीख को 9 जनवरी को मनाते भी हम लोग हैं, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग ऐसा मनाते हैं, और माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उनने ऐसा रखा था। आगे देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा नारा दिया गया, और कहा जाए कि ये 22/1/2015 यानी कि 22 जनवरी 2015 को चालू किया गया। तो वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी देश आगे बढ़ाओ, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश आगे बढ़ाओ। यानी कि वास्तव में नारी सशक्तिकरण होना जरूरी था, क्योंकि वास्तव में पहले भी आज भी लोगों की जो मानसिकता है अभी भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की वजह से आज भी लोगों की मानसिकता वही बनी हुई है। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि बेटियां जो है आज बढ़ चढ़कर वो आगे आ रही हैं, पुरुषों को बहुत पीछे कर दिया। अगर देखा जाए कि आज चाहे वो IAS हो चाहे PCS, कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लीजिए कि लड़कियों ने इतिहास रच दिया है। अभी भी जो रिजल्ट आए हैं पिछले IAS हो चाहे PCS हो, उसमें देखा जाए लड़कियों ने 7 स्थान उन्हीं का रहा है पहले स्थान पर, और PCS में हो चाहे आज वास्तव में लड़कियों को अगर उसी तरीके की सुविधाएं दी जाएं जिस तरीके से यानी बेटों को दी जा रही हैं, तो निश्चित है कि बेटियां जो हैं बेटों की अपेक्षा अधिक यानी कहा जाए तेज निकलेंगी, और वो आगे जाकर कुछ कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी यानी कि अब जो लोगों की मानसिकता जो पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुआ है, और लोगों ने क्या किया कि अब अपनी बेटियों को भी शिक्षा में बराबर अवसर दिया है, और उसका रिजल्ट सामने हम लोग देख भी रहे हैं कि आज IAS में और PCS में पहले स्थान पर वही आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसी मानसिकता लोगों के विचार में आ जानी चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9/5/2015 को चालू हुई। तो डेट ये वाली याद रखना कि 2015 में चालू हुए थे। 18 से आयु वर्ग के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना जो 2 लाख रुपए तक का होता है। ठीक है, तो एक न्यूनतम राशि यानी कि
वही 30 रुपया 20 रुपया वाली सिस्टम चल रहा है, न्यूनतम राशि देकर और ये बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सी योजनाएं हमारे देश में चालू की गई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। आगे और देखिए, फिर है कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखो ये भी 2015 में चालू हुई। ये 18 से 50 वर्ष तक के लोग ले सकते हैं, यानी कि 18 से कम अगर हैं तो नहीं ले सकते, 50 से ज़्यादा हैं तो नहीं ले सकते। वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा दिया गया है। ये पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है और ये चीज़ बहुत लाभदायक हुई और बहुत लोग करा भी रहे हैं। फिर इसके बाद अमृत, यानी कि 25/6/2015 को चालू की गई। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारभूत संरचना व अन्य सुविधाओं का विकास करना है। बहुत अच्छी योजना ये भी चलाई गई। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, याद रखना बहुत पूछी जाती है और ये 2015 में चालू हुई। ये युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा ज्ञान के रूप में कौशल विकास शिक्षा दिलाना है। और वास्तव में कौशल विकास जो योजना, इसी तरीके से कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत काल का एक सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, यानी कहा जाए फिरोज शाह तुगलक ने भी व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। इसके बाद सिकंदर लोधी, उसने भी कहा कि लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कल वो शिक्षा ग्रहण करके अपना स्वयं कुछ बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ व्यावसायिक शिक्षा वास्तव में देश के लिए बहुत लाभदायक है। आज मेडिकल इंजीनियरिंग ये जितने भी हैं ये सब व्यावसायिक शिक्षा, ITI PTI जितने भी हैं ये सब व्यावसायिक शिक्षा में आते हैं। सहज योजना, सहज योजना 30/8/2015 को चालू हुई। इसमें क्या हुआ था कि नए LPG उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए ऑनलाइन LPG कनेक्शन कराना, यानी कि याद रखना कि सहज योजना का उद्देश्य था कि LPG जो कनेक्शन गैस के थे इन्हें अब ऑनलाइन कर दिया गया। चूँकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ पाई जाने लगी तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसको ऑनलाइन कर दिया जाए और इसी वजह से ये सहज योजना तैयार की गई और अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कर दिया गया। वास्तव में आज देश में अपने लगभग चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं पारदर्शिता ऑफलाइन की अपेक्षा अधिक होती हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, जिस दिन ये ऐसी व्यवस्था पूर्णता हो जाएगी तो यहाँ भ्रष्टाचारी समाप्त हो जाएगी। तो इसी वजह से ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि आज लगभग चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम लागू किया जा रहा है जिससे कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, ठीक है। अगला चीज देखो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल अर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वास्तव में एक महान व्यक्ति थे कहा जाए। इन्होंने यानी कि आगे चल के कहा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सुझाव पर जो पार्टी का गठन हुआ था वही आगे चल के बीजेपी पार्टी भी बनी थी। और कहा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि इन्होंने भी कई कार्य किए थे और इन्होंने नेशनल, इन्हीं के नाम से नेशनल रूरल और अर्बन मिशन यानी ग्रामीण और शहरी दोनों याद रखना, ग्रामीण और शहरी यानी कि दोनों के लिए शहरी, इन दोनों क्षेत्रों में इन्होंने काफ़ी काम किया था। गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना, यानी कि गांवों का जो है विकास ऐसा होना चाहिए कि वो भी शहरों की तरीके से आगे आ जाएं, यानी कि क्लस्टर आधारित विकास करना, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उद्देश्य था, ठीक है, कि गांवों में वो सुविधाएं मिलें जिस तरीके शहरों में हैं। तो ये चीज़ याद रखना। सबके लिए घर
यानी कि सबके लिए शहरी योजना, यानी कि सबके लिए घर की योजना, यानी कि 25/6/2015, यानी शहर क्षेत्रों में सभी पात्र मलिन बस्तियों के निवासी व निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करना। यानी कि वास्तव में आज भी देखा जाए मलिन बस्तियां बहुत हैं। जैसे अगर देखा जाए मलिन बस्तियां कहाँ पर ज़्यादा हैं, आज बॉम्बे ले लो, दिल्ली ले लो, चेन्नई ले लो, जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर मलिन बस्ती हैं। और मलिन बस्ती की अभी भी दुर्दशा बहुत खराब है, क्योंकि उनके रहने का जब आवास नहीं होता है तो झोपड़ी अपनी बनाते हैं। और ये अक्सर देखा गया है, जैसे रेलवे के किनारे हो गया या कहीं बड़ी जो शहर है उनके किनारे किनारे अपने, जहाँ पर पहाड़ी ऊंचा खाली जो जगह होती, किसी तरह की अपनी झोपड़ी बना कर रहने लगते हैं। वहाँ समस्याएं कई होती हैं, जैसी जो भी इस तरह के मलिन बस्ती में झोपड़ी बनाते हैं वहाँ पानी की भी समस्या होती, अन्य चीज़ों की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से सरकार ने सोचा कि मलिन बस्तियों को समाप्त किया जाए और उनके लिए गरीबी योजना के तहत मकान बनाकर दिए जाएं। वास्तव में जीने का सभी का अधिकार है, तो सरकार ने ये योजना चालू की है कि मलिन बस्तियों को अब आवास दिया जाए। तो प्रधानमंत्री यानी कि आवास योजना चालू कर दी गई है और हर स्टेट में सीएम यानी कि आवास योजना चालू की गई है। केंद्र में यानी कि प्रधानमंत्री और हर स्टेट में अपना सीएम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर ये जब सुविधाएं मिल जाएंगी सभी को, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि मूलभूत आवश्यकता व्यक्ति की क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो वास्तव में काफ़ी विकास हो जाता है। जो मूलभूत व्यक्ति की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये होना चाहिए और सरकार इस पर दिन प्रतिदिन लगी हुई है और लगना भी चाहिए। अगर देश का विकास तभी संभव है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। श्वेत भारत भारतम योजना यानी कि 4/3/2015 को राष्ट्रीय रेलवे रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण, यानी कि वास्तव में क्रॉसिंग वाली जो ये समस्या हो रही थी बड़ी दयनीय होती थी। कभी कभी देखा गया कि जो रेलवे क्रॉसिंग थी इन पर थोड़ी सी चूक होती थी और जो ग्रामीण जनता जहां गांव में होता था जो ज़बरदस्ती करके अपनी गाड़ियों को ले आते, तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लोगों ने ऐसे दर्दनाक जो हादसे देखे। तो इस वजह से सरकार का भी उस तरफ ध्यान गया और ये व्यवस्था यानी कि अंडर ब्रिजों की नीचे से पटरी के जैसे बनाकर निकाल दी गई। बहुत अच्छा किया गया है, जिससे कि अब रुकावट भी नहीं हो रही है और लोग सुरक्षित अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। और ऐसा होना चाहिए। सरकार ने जो ये कार्य किया वो वास्तव में देखा जाए प्रशंसनीय है और ऐसा होना भी चाहिए था। तो अब काफ़ी सुधार हो गया है। दूसरी चीज़, उजाला योजना ये कब चालू हुई? तो 1/5/2016 को। वास्तव में उजाला योजना क्या उद्देश्य है कि बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, यानी कि बीपीएल कार्ड धारक जो थे उनके लिए सरकार ने क्या किया कि कनेक्शन सुविधा दे दी है। यानी कि वास्तव में अगर अब उन्हें अन्य सुविधाएं दे दी गई, अब खाना पकाने के लिए अगर सुविधा नहीं तो कैसे पकाएंगे, तो सरकार ने सोचा क्यों ना उनको बीपीएल कनेक्शन मुक्त सेवा दी जाए। तो ये सरकार ने ऐसा कर दिया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये चीज़ें मित्रों याद रखना, ये आज की हैं इकोनॉमिक्स की चीज़ें जो आपके लाभदायक हैं और आप लोग इसको रिवाइज करिए। और पुनः अभी हम मिलने जा रहे हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ, जो पार्ट है अब इतिहास का होगा। अभी हम इतिहास पढ़ाने पुनः जा रहे हैं। फिर इसके बाद कल से क्लासें ज़्यादा रहेंगी मेरी, और इतिहास होगी और इसके बाद पॉलिटी भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी, कई क्लासें बढ़ेंगी। तो अभी पुनः फिर हम लोग मिलते हैं बस 5 मिनट 10 मिनट में।